हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों मैं आज इस सेशन में हिंदी ग्रामर चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद पहले थ्योरी पढ़ेंगे यानी सब्जेक्टिव, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे इसी वीडियो में। चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला टॉपिक है वर्ण किसे कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में दिया हुआ है आ ई ओ क ख ग इत्यादि। जैसे खंड का मतलब होता है, जैसे कि कोई शब्द लेते हैं खा लो, खा जिसमें इसमें दो अक्षर हैं खा और लो। खा का अलग अलग करेंगे तो आधा ख और प्लस आ मिलाकर हो जाएगा खा, और लो को करेंगे तो अर्ध ला और जोड़ ओ यानी लो हो गया। ठीक है, यानी खंड नहीं किया जाए। जैसे कि आधा ख इसका करेंगे नहीं, और खंड का मतलब खा लो अभी करके दिखाएं। खा को अलग अलग खंड कर सकते हैं, लो को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आ दिया रहे उसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, उसी को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलता हूँ। इसमें है अभी बताएं कि वर्ण दो को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का डिफिनेशन देते हैं, चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उसे स्वर कहा जाता है, यानी स्वर वर्ण का, यानी स्वतंत्र रूप से जो निकलता है उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। यानी व्यंजन वर्ण है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अर्थात व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं निकलता है, कहीं न कहीं इसका रुकावट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णमाला। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्णों को जो सजाते हैं क्रमबद्ध तरीके से उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, या तो साधारण रूप से कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझे? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला स्वर और व्यंजन, जो हम बता चुके हैं डिफिनेशन। अब चलते हैं स्वर कौन कौन होते हैं। स्वर हो गया आ ई छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री ए ओ औ, यानी कुल मिलाकर स्वर वर्ण हैं 11 हुआ। कितने हैं? 11 है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी स्वर वर्ण टोटल कितने हैं? तो 11 हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण में अनुस्वार हो गया, आ के ऊपर जो लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर जो अनुस्वार लगता है वो अनुस्वार बोलेंगे। अब विसर्ग, किसी भी अक्षर के बाद में दो बिंदु आता है उसको हम विसर्ग बोलते हैं। जैसे क लिखे हैं, क के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? बिंदु जो दिया हुआ है ऊपर में, इसी को हम अनुस्वार बोलेंगे, और ये जो है दो उसको बोलते हैं विसर्ग है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग को जानेंगे कौन कौन आएगा। क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अड़ा, अर्थात क का जो जितना सीरियल है लेटर है क, ख, ग, घ, अंगा 5 गो, वो उसको हम क वर्ग बोलेंगे। नेक्स्ट, अब च वर्ग किसको बोलेंगे? तो चाचा जाजा इया का जितना भी वर्ड आएगा इसको यहाँ कर दीजिए। ठीक है, यानी चाचा जब 5 गो होता है जो लेटर, यानी च वर्ग उसको हो गया। ट वर्ग किसको बोलेंगे? तो ट वर्ग बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, न। तो वर्ग त, थ, द, ध और तवर्गी न। ठीक है, और प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। यानी टोटल जो है स्पर्श व्यंजन है, यानी स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं कितना होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। समझे? उसके बाद चलते हैं, कुछ और हैं। जैसे यार अलावा, इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट बोलेगा कि अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है? तो यार अलावा किसी चारों में से कोई एक भी। ठीक है, आगे उष्म व्यंजन भी 4 हैं। जैसे तलव्य स, दंत स,
और मूर्धन्य स एवं हा सब मिला के उसमें व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छ, त्र, ज्ञ और सरा। इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं। किसको? छ, त्र और ज्ञ और एक और है सरा को। ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, वर्णों का उच्चारण स्थान। पीछे सभी जो लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये वाला दोस्तों जो है बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, ताकि कुछ इसमें फॉर्मूलाएँ हैं याद कर लीजिए, बाकी कन्फर्म हो जाएंगे। कि कुछ टीचर लोग बताते हैं कि कंठ धर के बताते हैं, तो गला धर के बताते हैं, तो जीभ धर के बताओ। ऐसा कोई बात नहीं है। वैसा जब बात रहता है वाह का बताइए, वाह वाह क्या होगा? वाह, तो यहाँ होठ लड़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी एक ओष्ठ हो जाएगा, नहीं होता है। डायरेक्ट इसको फॉर्मूला वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात वाक का उच्चारण दंत और ओष्ठ होता है, वैसा होता है। तो चलते हैं, हम एक एक करके सबको समझा देंगे। पहला है अकू। आधा आधा पढ़िए, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3-3 लेटर सिर्फ पढ़िए। अकू, देखिए अकू विसर्जनिया नाम कंठ, पूरा विसर्जनिया, अकू विसर्जनिया नाम कंठ, यानी आ कवार। कवार में दोस्तों कौन कौन आएगा अभी बताए हैं। कवार में का, ख, ग, घ, अंग आएगा, है ना। उसके बाद हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्ग भी आप लोगों को बताएं कि किसी भी लेटर के, मान लीजिए क है, का के जो ये जो हुआ उसको हम विसर्ग बोलेंगे। जो 2 गो बिंदु हुआ उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। यानी अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इसी में सब छिपा हुआ है। जैसे आ के बाद आ और कवर्ग में का, खा, गंगा अंगा, उसके बाद हा है, यानी आ कवर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक है। दूसरा नंबर है, पहला हो गया। दूसरा है ईचू यसा नाम तालु, यानी ई बड़ी ई, चवर्ग, चवर्ग में पता है च, छ, ज, झ, इया, या और तलव्य सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होगा। अर्थात देखिए यहाँ जो है ईचू ये सानम तालु, ये फॉर्मूला जो है ना सब इसी में छिपा हुआ है ना। ई चवार्ग या और तलव्य सा का उच्चारण इसमें सब लिखा, देखिए ई लिखा हुआ है, बड़ी छोटी सब है। चवार्ग, चवार्ग में च, इया और या भी है, तलव्य सा भी है, सबका उच्चारण स्थान तालु होगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर ऋतु रसाना मूर्धा, यानी छोटी री बड़ी री, टुवार्ग, टुवार्ग में टाटा टाटा न, रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ठीक है। इसमें कोई कंठ अवधि की जरूरत नहीं, बस सीधा फॉर्मूला याद रखिए। पहला एक विसर्जनम कंठ है, दूसरा इचु यसानम तालु, तीसरा ऋतु रसानम मूर्धा। ठीक है। नेक्स्ट टा ठा तक हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ, चौथा है यानी लिरितु लसानम दंत, अर्थात लिरी लिरी त्वर्ग ला और दंत सा का उच्चारण स्थान दंत होगा। यानी लिरी लिरी, देखिए इसको फॉर्मूला, लिरी मतलब लिरी लिरी 2 हो गया, और लसानम लिरी तू मतलब त्वर्ग, अर्थात त्वर्ग मतलब तथा दथा ना, और क्या ला और दंत सा लिखा हुआ है लसानम, यानी ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, उपुप। 3-3 को पढ़े, बोलिए ना, बोले ना, सिर्फ 3-3 को पढ़िए, साथ साथ बोलिए। उपुप, ठीक है। धमनिया नाम ओष्ठव, हाँ यानी उपुप, ठीक है। धमनिया नाम ओष्ठव, अर्थात पवार्ग, पवर्ग में क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, पवार्ग कवर्ग चवर्ग त्वर्ग टवर्ग, पवर्ग में आ जाएगा पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ। छठा नंबर है ये दे तो कंठ तालु, यानी ए ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होगा। ठीक है। यानी ये दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु। अब ए का बोलेगा ए, क्या हुआ? तो कोई बोलेगा कंठ होगा, कोई बोलेगा तालु, तो ऐसा बात नहीं, इसका दोनों होता है। यानी ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों होता है। किससे हमको क्लियर होता है? फॉर्मूला से, ए दे तो कंठ तालु। नेक्स्ट है 7वां नंबर, वो दे तो कंठोष्टम, मतलब ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कंठ, और देखिए यहाँ कंठ और ओष्ठ होगा, यानी दोनों होगा, समझे? मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ओ दे तो कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा, यहाँ ओष्ठ होगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर, वकारस्य दंतोष्ठम। ये जो है बहुत ही अच्छा है, VVI है। वकारस्य दंतोष्ठम, वाक का उच्चारण स्थान दंत
और ओष्ठ दोनों होगा, सिर्फ दंत या सिर्फ ओष्ठ नहीं, बल्कि वाक् का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होगा। समझे? नेक्स्ट, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि किसी को अब उच्चारण स्थान में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस फॉर्मूला रखिए याद, फॉर्मूला शुरू से देखिए। अब हम लोग एक एक करके नहीं, अब सीधा फॉर्मूला आपको बताते हैं। क्या रखना याद? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, दूसरा नंबर है इचु यसानम तालु, तीसरा है ऋतु रसानम मूर्धा, चौथा है लिरितु लसानम दंत, पाँचवा है उपध्वनिया नम ओष्ठो, और छठा है ए दैतो कंठतालु, और सातवां है ओ दैतो कंठोष्ठम, और एक और है आठवां वकारस्य दंतोष्ठम। समझिए? यहाँ से आपको उच्चारण स्थान एक भी गलत नहीं होगा, बस इसको याद रखना है। वो मुंह वाला, हाथ वाला, पैर वाले सब छोड़ दीजिए, बाकी 8 जो फॉर्मूला है उसको रट जाइए। नेक्स्ट चलता हूँ। लिखा हुआ अन्य महत्वपूर्ण वर्ण जिसे जानकारी अति आवश्यक है, जैसे है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद में और बांटे गए। जैसे वर्ण के बारे में तो हम लोग जाने कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, लेकिन उसके कुछ आधार पर वर्ण को और भी विभिन्न विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। जैसे यहाँ है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, तो चलते हैं अल्प प्राण में। सबसे पहले तो अल्प प्राण क्या है उसके बारे में जानते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है। जैसे बोलते हैं ना, किसी में ज़्यादा आवाज़ निकलती है, जैसे सांस का जो मात्रा होता है किसी में ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, तो अल्प प्राण उसको बोलते हैं जिसको बोलते समय श्वास वायु की मात्रा कम होती है। या तो इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जिस ध्वनियों के उच्चारण में ज़्यादा जोड़ नहीं देना पड़ता है, मतलब ज़्यादा जोड़ नहीं देना पड़ता है, उसको हम अल्प प्राण कह सकते हैं। जैसे सभी वर्गों का पहला वर्ग, मैंने समझ रहे हैं? हाँ, वही कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग और पवर्ग, यानी सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पाँचवा एवं अंतअस्थ व्यंजन आदि आते हैं। ठीक है, तो क्या बोले हम? सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पाँचवा। तो इसमें जो हरा हरा लिखा है ना, वही होगा अल्प प्राण। जैसे का, खा नहीं होगा, गा, घा नहीं होगा, अड़ा, यानी का, गा, अंगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें सब हरा हरा किया हुआ है। जो हरा हरा किया हुआ है ना, वही है अल्प प्राण। यानी बोलिए जैसे चा, कुछ नहीं लगा, अब बोलते हैं छा पा, कितना आवाज़ निकलता है, तो वो हो गया महाप्राण। तो हम लोग अल्प प्राण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अल्प प्राण के बारे में जानिए। अल्प प्राण क्या है? पहला, तीसरा, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, यानी च, ज, इया। वर्ग में होगा ट, ड, न, एगो हो गया त, द, न, फिर प, ब, म, और फिर लास्ट में अंतअस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतअस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये भी हो अल्प प्राण में ही आते हैं। नेक्स्ट है महाप्राण, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, ये बताया ना, जिसमें श्वास वायु की, मैंने बोलने का हर तरीका से बोल रहे हैं तो महाप्राण, थोड़ा स्लो माध्यम में बोल रहे हैं तो अल्प प्राण। जैसे जिस ध्वनियों के दूसरा तरीका से बोल सकते हैं इसको, कि जिस ध्वनियों के उच्चारण में ज़्यादा जोड़ देना पड़ता है उसको हम बोल सकते हैं महाप्राण। जैसे सभी वर्गों का दूसरा, चौथा एवं उसमें व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं। जैसे कवर्ग का क्या बोल रहे हैं? सभी वर्गों का, वर्गों मतलब फिर वही बात कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग, सभी वर्गों का कैमा, तो दूसरा और चौथा। जैसे का नहीं बल्कि दूसरा नंबर पर खा आता है और चौथा नंबर पर घा आता है। तो यानी कवर्ग में हो गया खा और घा, चवर्ग में जा और झा। बोलिए महाप्राण, बहुत कस के आवाज़ है, जैसे खा आवाज़ निकल रहा है बहुत कस के, उसको हम क्या बोलेंगे? महाप्राण। जैसे छा है ना, अल्पप्राण में का कुछ निकला नहीं, लेकिन खा में खा बहुत कस के निकल रहा है। नेक्स्ट चलता हूँ। जैसे टवर्ग में, तवर्ग में, पवर्ग में उसमें व्यंजन एगो पूरा आएगा। जैसे उस व्यंजन में तलब्य सा, डट सा, दंत सा और हा एगो आएगा, है ना, एगो दंत सा, मूर्धन्य सा, एगो हा, ये हो गया उस व्यंजन में। बाकी तो समझिए महाप्राण में कौन कौन? दूसरा और चौथा, यानी ठा, ढा, इमें था, धा, इसमें फा और भा आ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ और अति महत्वपूर्ण वर्ण है, कुछ और वर्ण है, जैसे घोष वर्ण, अघोष वर्ण, उसके बारे में भी हम लोग एक करके अध्ययन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं।
घोष या उसी को हम बोल सकते हैं स घोष, मतलब साथ साथ, है ना। घोष के बारे में, घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होती है, मतलब जो बोलते समय हम लोग को स्वर जो जहाँ से आवाज़ निकलता है उसमें कंपन होता है ना, उसको हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है, सभी स्वर, स्वर इसमें स्वर में भी आ जाता है, स्वर वर्ण भी आ जाता है। जैसे स्वर में कितने स्वर हैं, 11 हैं, आ ई मिला कर, है ना, 11 टोटल स्वर है। ये भी घोष वर्ण में ही आ जाते हैं, घोष वर्ण में ही आ जाते हैं। बाकी सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पाँचवा, और एक और अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाता है, एवं हा भी आ जाते हैं, समझ रहे हैं, हा भी आ जाता है और अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं। चलिए कवर्ग में जानते हैं, कवर्ग में कौन 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 को बोल, जो हरा हरा क्या हुआ है वही है घोष। जैसे गा घा अड़ा, चवर्ग में जा झा इया, ठीक है। नेक्स्ट टवर्ग में ड ढ न, तवर्ग में दा धा न, पवर्ग में बा भा मा। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन हो जाएगा, यारा लावा, और एक और था वहाँ पास क्या था, यानी हा भी है यही, यानी घोषे है, और एक और क्या, स्वर वर्ण भी पूरा घोष है। नेक्स्ट अघोष किसको बोलते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर ग्रंथ तंत्रिकाएं में कंपन नहीं होता है, उसमें अगर हम बोलेंगे अघोष वर्ण को ना, जिसमें कंपन नहीं हो रहा है उसको हम समझिए अघोष वर्ण है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सभी वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण एवं उष्म व्यंजन में तलव्य स, दंत स और मूर्धन्य स तीनों आ जाएंगे। हा तो हो गया वो घोष में, हा इसमें नहीं आएगा, उसमें है लेकिन तीन ही है, कौन कौन, तलव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो कवर्ग में जैसे क्या हम बताएं, अघोष में पहला और दूसरा, सभी वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे पहला हो गया, पहला दूसरा। कवर्ग में का खा, है ना, समझ रहे हैं, कंपन नहीं हो रहा है, मतलब हमारा स्वर ग्रंथ जब बोल रहे हैं तो कंपन नहीं हो रहा है। चवर्ग में चा छ, टवर्ग में टा ठा, तवर्ग में ता था, पवर्ग में पा फा, यानी जो हरा से किया हुआ वो अघोष वर्ण हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट स्वराघात और या बालाघात, इसके बारे में भी जान लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, स्वराघात और बालाघात। चलिए आइए, सबसे पहले स्वराघात को हम जानते हैं। स्वराघात का डिफिनेशन, किसी स्वराघात को ही बालाघात कहते हैं, ठीक है, यानी किसी शब्द के उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर बल देना स्वराघात या बालाघात कहलाता है। जैसे कोई शब्द बोल रहे हैं ना, कोई बात बोल रहे हैं या कोई वाक्य बोल रहे हैं या कोई शब्द ही बोल रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा जोर पड़ रहा है किसी शब्द पर, किसी अक्षर पर या किसी वाक्य पर, उसी को हम स्वराघात या बालाघात कहते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, वर्ण या अक्षर बालाघात, चाहे तो हम किसी वर्ण पर दे रहे हैं यानी किसी अक्षर पर दे रहे हैं ना ज़्यादा जोर, ज़्यादा बल, तो उसको हम क्या, वर्ण या अक्षर बालाघात कहते हैं। जैसे कि चला, जैसे वह स्कूल से चला, तो च में हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, यानी च जो मेरा होगा यहाँ वर्ण या अक्षर बालाघात होगा, समझे, च यहाँ च मेरा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट चलता हूँ, 16 नंबर। दूसरा है, पहला देखें स्वर या अक्षर बालाघात, दूसरा है शब्द बालाघात। शब्द में कैसे, जैसे एग्जाम्पल है तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं में जो है ना शब्द नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे, है ना, नहीं में जो है वो बालाघात है, कौन सा, शब्द वाला। शब्द को जानवे कहते हैं अक्षरों के मिल को शब्द कहते हैं, जो दो अक्षर मिला हुआ शब्द हो गया। चलिए वाक्य बालाघात, वाक्य मतलब एक पूरा वाक्य, है ना, जैसे आज, जैसे कि देखिए अक्षर किसको बोलेंगे, अक्षर सिंगल होता है, लेकिन शब्द अक्षरों को समूह, यानी अक्षर मिलकर 2-4 अक्षर मिलकर शब्द बन जाते हैं, और वही 2-4 शब्द मिलकर वाक्य बन जाते हैं। तो वाक्य बालाघात, आज मैं गीता पढ़ूँगा, डायरेक्ट देखिए, आज मैं गीता पढ़ूँगा, है ना, आज मैं गीता पढ़ूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ, इसे पूरा में बालाघात है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, वर्ण विचार खत्म होता है यहीं पास, बट ये सब्जेक्टिव खत्म हुआ, हम ऑब्जेक्टिव ही इसी में करवा लेंगे, है ना। नेक्स्ट के पार्ट का क्यों इंतजार करें, है ना, मेरा सब्जेक्टिव इसमें क्लियर हो गया तो सब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तो ऑब्जेक्टिव को भी कुछ क्लियर कर लेते। क्लियर का जो ऑब्जेक्टिव, शायद आप लोग को सब्जेक्टिव अगर सही से पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है कि आप लोग सही लगाते चलिएगा। तो बिना समय गंवाए हुए फिर चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है,
निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, अर्थात निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है माँ, दूसरा या, तीसरा हा, चौथा त्रा। तो आप समझ सकते हैं स्पर्श व्यंजन बताए थे ना 25 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। तो पवर्ग इसमें से पवर्ग आ रहा है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए माँ, यानी माँ जो होगा वह स्पर्श व्यंजन होगा। नेक्स्ट 2 में निम्न में से तलव्य ध्वनि, तलब मतलब तालु, तलब मतलब तालु कह सकते हैं क्या, तलब कहिए या तालु कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से तलब ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन ए है, पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है त वर्ग और चौथा है त वर्ग। तो आप लोग को फॉर्मूला बताएं कि इचू ऐसानाम तालु, इचू यानी च वर्ग वाला, तो च वर्ग वाला कौन है? दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। यह हो गया तलब ध्वनियाँ च वर्ग वाला हो जाएगा, ठीक है। कवर्ग वाला जाने रहे, कंठ, ट वर्ग वाला मूर्धा, त वर्ग वाला दंत, समझ रहे हैं। चलिए इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक स्वर है? तो पहला में देखिए अनुनासिक आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि किसी भी शब्द में, किसी भी अक्षर या शब्द कुछ भी में अगर ऊपर बिंदु दिया रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। ये जो है पॉइंट, इसी को हम या अनुस्वार का, अनुनासिका या अनुस्वार कहते हैं, जो बिंदु होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पास देखिए, ये इसी को अनुनासिक बोलते हैं। यानी मैं में है लगा हुआ, हाँ। कथाएं इसमें भी है, ईंट इसमें भी है, यानी इसमें इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चौथा नंबर, वाह वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या है? देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, समझें, क्योंकि सिंपल तो जानता है, का कंठ, चा का तालु है ना, टा का मूर्धा, ता का दंता, पा का ओष्ठ। तो वाह बहुत ही हीरो क्वेश्चन है, यानी वाह देखिए बहुत सा क्वेश्चन जैसे ए ए हो गया, ओ औ हो गया, यहाँ वाह हो गया, वाह का 2 गो होता है, यानी इसका फॉर्मूला से देखा जाए तो वाकारस्य दंतोष्ठम, यानी दंतोष्ठ जहाँ होगा वहाँ पास सही होगा दंतोष्ठम। यहाँ देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 5वां, निम्न में से असमूहिक उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। असमूहिक माने असमूहिक उसको बोलते हैं। असमूहिक कौन? जैसे 3 गो है अक्षर, वो एक समूह का होगा, एक अलग होगा। तो देख लीजिए हम लोग, बताइए कौन होगा? आ तो होगा नहीं, नहीं। का भी नहीं होगा। फा होगा, हाँ। देखिए पहला फॉर्मूला से अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, आ का वर्ग, हा और विसर्ग है ना, आ गया, आ का वर्ग का आ गया, हा और विसर्ग, हा भी आ गया, विसर्ग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फा जो है ये अलग हो गया, ये उपध्वनिया नाम अष्टो, 5वां नंबर यानी ओष्ठ इसका हो जाएगा। बाकी सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका कंठ हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना, यानी ओष्ठ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलता हूँ 6ठा नंबर क्वेश्चन में, आप लोग खुद मार सकते हैं। ए ऐ वर्ण की सही संज्ञा है, या संज्ञा मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पास उच्चारण है, ठीक है। बताइए आप लोग फॉर्मूला से, ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु, समझ रहे हैं, ए दे तो कंठ तालु, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अल्प तलव्य अघोष ध्वनि है। ऑप्शन ए झ, ऑप्शन 2 छ, ऑप्शन 3 ज, या ऑप्शन 4 च। तो इसका सटीक जवाब बताइए आप लोग, क्या होगा? च होना चाहिए, तलब है ना। नेक्स्ट चलता हूँ, अल्प बोल रहा है। नेक्स्ट चलता हूँ 8वां नंबर में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? अभी बताएं, अनुनासिक ध्वनि है लिखा हुआ ना, हाँ। चलिए नहीं होना चाहिए, किस विकल्प अनुनासिक ध्वनि नहीं है होना चाहिए, यहाँ क्या नहीं है, ठीक है, समझिए। पहला ईंट में है, हाँ। दूसरा नंबर आम, इसमें नहीं है। तीसरा संसार, इसमें भी है। चौथा नंबर हंस, इसमें भी है। यानी किस में नहीं है? तो आम में नहीं है, बाकी सब में अनुनासिक है। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो इसका सटीक जवाब बताइए। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? 4 गो होते हैं ना, कौन कौन होते हैं बताइए आप लोग। वाह, यानी या रा ला वाह होता है, उसको क्या बोलते हैं? या रा ला वाह, या रा ला वाह, ये सब क्या हो गया? यह है अंतःस्थ व्यंजन। तो कौन ऑप्शन सही है? वाह, ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन,
व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, यानी ला का सीधा सीधे बोला जाए कि ला का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए आप लोग, बताइए सही जवाब क्या होगा, ता होगा, लिरितु लसानम दंता, ठीक है, लिरितु लसानम दंता, समझे, चौथा नंबर फॉर्मूला से। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, किस विकल्प में तलब वर्ण, तलब मतलब तालु वर्ण है, ऑप्शन ए पहला है एकता, ऑप्शन दूसरा है अच्छी, ऑप्शन तीसरा है सखी, या ऑप्शन चौथा है हम। तो तलब मतलब समझे, इचू सानम तालु, चा छा जा वाला, तो चा छा कौन में है, देखिए ये है, यानी दूसरा नंबर में, तो सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 11 हो गया। 12 नंबर, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है, ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है, ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन 2 है 56, ऑप्शन 3 है 48, या ऑप्शन सी हो गया चौथा हो गया 63 64, बताइए इसका सटीक जवाब। तो इसका सटीक जवाब 52, यानी कि कुल वर्ण की संख्या 52 होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। नेक्स्ट चलता हूँ 13 नंबर, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, बताया हूँ, ठीक है, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं बताए हैं, कौन कौन, कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग, सभी में 5 को, तो 5 5 25, ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई, समझे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगा, शब्द होगा, व्यंजन होगा, स्वर होगा, या डी नंबर वर्ण होगा, बताइए। तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट 15 नंबर, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है ना। अभी डिफिनेशन अगर सही से देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्वतंत्र रूप से यानी स्वर, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा सही। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, स्वर पता है 11 स्वर हैं, याद रखिएगा कौन कौन है ऐसे, तो इसमें से टिक लगा दिया जाए। नहीं है बोला है तो आई का लेटर तो होगा, लेकिन ये है जो यहाँ वो नहीं होगा। नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 17 नंबर में, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन है, ठीक है, ऑप्शन ए है सा दंत से दंत से सॉरी तलव्य से, बी है छ, सी है ल, या डी होगा हा। तो इसका सटीक जवाब बताइए, स्पर्श व्यंजन कौन नहीं होगा, छ नहीं होगा, समझे, इसमें स्पर्श व्यंजन छ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पर्श में तलव्य से मूर्धन्य डट सा, ये सॉरी, यानी इसमें सही ऑप्शन 17 नंबर, यार 29 जगह से काटे पड़ेगा। कौन है 17 नंबर, छ जो है स्पर्श, अच्छा चलिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन आप लोग को बताए हैं ना, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग, ये सब जो है स्पर्श व्यंजन, तो बताइए उसमें से कौन आ जाएगा, हाँ यानी बी चा छा आ जाएगा, बाकी सब स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पाँचवा अक्षर का स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, पाँचवा अक्षर बताया ना, अंतिम वाला अक्षर क्या होता है, अड़ा या है ना, न मा, यानी कि नाकों से अनुनासिक होगा, क्या होगा, कंठ तो होगा नहीं, तालब तो होगा नहीं, मूर्धन्य तो होगा नहीं, तो क्या होगा, अनुनासिक होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में, तलव्य से, मूर्धन्य से और दंत से और है व्यंजन है, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बी यानी उष्म व्यंजन है, तलव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और है जो है उसको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ 20वां नंबर क्वेश्चन में, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा जो है
इस क्या क्या मिलकर बना, कौन कौन सा वर्ण मिलकर बना है। ऑप्शन ए है ग प्लस इया, बी है ज जोड़ इया, सी है ज जोड़ न्या, या डी है ज जोड़ धा। तो इसका सटीक जवाब बताइए। यानी बी होगा, अर्ध ज आधा ज और जोड़ इया। ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर में त थ द ध और दंत स आदि का उच्चारण स्थान बता सकते हैं आप लोग। कौन होगा बताइए। हाँ, त थ द ध ना जिसमें आ जाएगा वो दंत हो जाएगा, है ना, तवार्ग वाला। नेक्स्ट चलता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन में। वाह व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। वाकारस्य दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलता हूँ 23वां नंबर क्वेश्चन में। तो 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण शब्द कौन से हैं बताइए। इसमें से अल्प प्राण शब्द कौन है। सटीक जवाब क्या होगा। अल्प प्राण किसको बोले थे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा कौन है, बी नंबर में है, यानी क और गा। सॉरी माफ़ी चाहूँगा। यानी अल्प प्राण उसको बोलते हैं जो पहला तीसरा और पाँचवा हो, हाँ, उसी को अल्प प्राण बोलेंगे। यानी इसमें क्या हो जाए क और ग। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 24 नंबर में। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। चलिए बताइए, जिसमें कंपन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अघोष। हाँ, जिसमें कंपन हमारा स्वर ग्रंथियाँ नहीं, स्वर तंत्रियाओं यानी कि बोलने का जो सिस्टम है वो कंपन नहीं होगा तो उसको अघोष ध्वनियाँ बोल सकते हैं या अघोष वर्ण बोल सकते हैं, और जिसमें कंपन होगा उसको घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। 25 नंबर में घोष वर्ण का टिक लगाना है। तो इसका सटीक जवाब होगा घोष वर्ण ज हो जाएगा। समझे। यानी घोष वर्ण कौन होगा, ज। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं 25 नंबर 26 सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी धन्यवाद। आज इस सेशन में बस इतना ही। और सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देगा। चलते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।